आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 43। राघव मेहरा आगे बढ़े, चुपचाप अर्नव कश्यप को उठाया और कहा, बस बैठ जाओ, खड़े मत होना, पहले आराम कर लो। राघव मेहरा सोचते हैं, लड़के के पैर अभी तक ठीक नहीं हुए होंगे। उसने फिर से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिर से कमज़ोर हो गए और वह ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही अर्नव कश्यप ने राघव मेहरा को छुआ, उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा दबाव गायब हो गया। उसने तुरंत कृतज्ञता से राघव मेहरा की ओर देखा। उसी समय उसकी नज़र मेज पर रखे अमृत कलश पर पड़ी। अभी जो दबाव आया वह अमृत कलश से आया। ये वास्तव में एक महान खजाना है। ये सचमुच डरावना है। इस आंगन में ऐसी कितनी शक्तिशाली चीज़ें हैं। जब वह आंगन में दाखिल हुआ तो उसने कई शक्तिशाली प्राणियों को देखा और अब उसने पाया कि अमृत कलश इतना भयानक था कि वह सुन्न हो गया। राघव मेहरा ने दर्दनाक शराब मेज पर रखी, लियुवेई दिहुआंगवान खोला, कुछ छोटी काली गोलियां निकाली और उन्हें अर्नव कश्यप को दे दिया। ये देखकर कि उसके कप में चाय खत्म हो गई है, उसने उसे दूसरा कप पिलाया और कहा, पहले खा लो, फिर मैं तुम्हें कुछ गिरने की दवा लगा दूंगा। अर्नव कश्यप समझ नहीं पाए कि राघव मेहरा क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसने पहले कभी वह अजीब सी दवा की बोतल नहीं देखी थी और न ही उसे पता था कि वह किस चीज़ से बनी है। उसने उस पर लगे फॉन्ट के बारे में भी पहले कभी न देखा था और न ही सुना था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि राघव मेहरा ने उसे खींचते ही दवा क्यों दे दी। चोट के निशान पर शराब लगाने के बारे में आपका क्या विचार है? दर्दनाक शराब क्या है? लेकिन उसने नहीं पूछा। मैंने सोचा, मुझे बस अपने सीनियर द्वारा दी गई दवा लेनी होगी। अगर सीनियर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ थूककर उसे मार सकता था। खाओ। इसके अलावा ये चाय बहुत शक्तिशाली है। और वरिष्ठ ने अचानक उसे यह गोली दे दी। शायद वे उसे एक महान अवसर देना चाहते थे। बिना कुछ कहे उसने चाय का कप उठाया, गोली मुंह में डाली, चाय पी और उसे निगल लिया। ये देखकर कि उसने दवा खा ली है, राघव मेहरा ने दवा खोली, उसके सामने खड़ा हो गया और उसे अपनी पैंट ऊपर खींचने को कहा। हालांकि अर्नव कश्यप, जिन्होंने अभी अभी लियुवेई दिहुआन पिल्स ली थी, इस समय अचानक भ्रमित हो गए और राघव मेहरा की बातें बिल्कुल भी नहीं सुन सके। उसने राघव मेहरा को मूर्खता से देखा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर पहाड़ जितना बड़ा कोई टुकड़ा गिर गया हो। उसका दिमाग मानो जम गया हो और वह वहीं सीधा खड़ा हो गया। जिनदान के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें स्तर। अंततः वह नवजात आत्मा के 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद रुक गया। अर्नव कश्यप की उदास आंखें देखकर राघव मेहरा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सामने लहराया। तभी अर्नव कश्यप की प्रतिक्रिया हुई। उनका चेहरा तुरंत श्रद्धा और प्रशंसा से भर गया। अर्नव कश्यप का मूड अब बहुत जटिल है और वह राघव मेहरा के प्रति विस्मय की भावना महसूस करता है। अंततः वह दृढ़तापूर्वक खड़े हुए और राघव मेहरा की ओर घुटने टेक दिए। धन्यवाद सीनियर। केवल घुटने टेककर ही वह अपने हृदय में कृतज्ञता व्यक्त कर सकता है। राघव मेहरा अभी भी अर्नव कश्यप के घुटनों पर कोई दवा लगाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इसी समय उन्होंने देखा कि अर्नव कश्यप अचानक उठकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और वह वहीं पर दंग रह गए। धत तेरी की, क्या आप अब अपने घुटने नहीं चाहते? आप हमेशा अपने घुटनों को जमीन पर क्यों पटकते रहते हैं? राघव मेहरा ने अर्नव कश्यप को देखा और महसूस किया कि इस बच्चे की दिमागी समस्या रोहन मुर्मू और अन्य बच्चों से ज़्यादा गंभीर है। क्या आपके जीन इतने खराब हैं? राघव मेहरा का मुंह फड़क उठा। उसने अर्नव कश्यप को ऊपर खींचा और बोला, तुम फिर से घुटनों के बल क्यों बैठे हो? ये सुनकर अर्नव कश्यप ने धर्मपूर्वक कहा, इतना बड़ा उपकार, मैं कैसे घुटने न टेकूं? महान उपकार? क्या आपने लियुवेई दिहुआंग गोलियां लीं? ये दवाई कुछ खास नहीं है, बताने लायक भी नहीं है। राघव मेहरा ने सहजता से कहा, वैसे भी ये सिस्टम द्वारा दिया गया था और वह इसका उपयोग नहीं कर सकता। अर्नव कश्यप ने अपनी लार निगल ली। उसने एक पूरे क्षेत्र को तोड़ दिया था, फिर भी वरिष्ठों की नज़र में वह एक तुच्छ व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं माना जाता था।
अगली बार सावधान रहना, इतनी आसानी से घुटने मत टेकना। आखिरकार आदमी के घुटने सोने के बने होते हैं। राघव मेहरा ने बहुत सी गहरी बातें कहीं। ये सुनकर अर्णव कश्यप ने जोर से सिर हिलाया, लेकिन दोबारा सोचने पर उसे लगा कि सीनियर ने जो कहा था उसके पीछे कुछ तो बात थी। घुटने के नीचे सोना। अर्णव कश्यप ने इस बारे में सोचा और उस समय को याद किया जब उन्होंने अपना दिमाग खो दिया था। राघव मेहरा अपने पैर की ओर इशारा करते दिखे। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में उनमें शारीरिक कौशल में हमेशा कुछ कमी रही है। यही कारण है कि उसकी साधना का स्तर राज्य के 2 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के समान ही है, किंतु वह उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसलिए वह शरीर संबंधी तकनीकों का अध्ययन कर रहे हैं। इस समय राघव मेहरा की बात सुनकर उन्हें अचानक एक बोध हुआ और उन्हें एक प्रकार की शारीरिक गति तकनीक का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पुष्टि करने लगा। कुछ ही समय में उनके दिमाग में मार्शल आर्ट की तकनीकों का एक परिपक्व सेट आकार ले चुका था। फिर उसने उस मानसिक विधि का अभ्यास करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। कुछ देर की हलचल के बाद जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर अचानक उत्साह दिखाई दिया। उसने अपने पैरों को देखा और पाया कि वे स्वर्णिम आध्यात्मिक ऊर्जा से आच्छादित थे। उसे यह सुनिश्चित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं थी कि यदि वह पूरी गति से आगे बढ़ेगा तो गति बिल्कुल भयावह होगी। मैंने अपनी खुद की मार्शल आर्ट बनाए। मैंने वास्तव में अपनी खुद की मार्शल आर्ट बनाए। अर्णव कश्यप इतने उत्साहित थे कि उनका शरीर कांप रहा था। यदि कोई व्यक्ति जिसने अभी अभी नवजात आत्मा के चरण में प्रवेश किया है अपनी स्वयं की मार्शल आर्ट बना ले, तो यदि यह बात दूसरों को पता चल जाए तो शायद सभी को आश्चर्य होगा। क्योंकि यह एक स्वनिर्मित मार्शल आर्ट है, इसका उपयोग करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति का साधना स्तर कष्टों से ऊपर होना चाहिए। एक बार फिर धन्यवाद सीनियर। अर्णव कश्यप खड़े हो गए। इस बार उन्होंने राघव मेहरा की बात सुनी और घुटने नहीं टेके, बल्कि सिर्फ गहराई से प्रणाम किया। राघव मेहरा फिर उलझन में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अर्णव कश्यप उन्हें धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उसे बात समझ में आ गई। इस समय अर्णव कश्यप बहुत दृढ़ता से खड़े थे। यह इसके लायक है। ऐसा लगता है कि चिकित्सक औषधीय शक्ति को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं। कुछ लियुवेई दिहुआन गोलियां लें और आप अब कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा उपकार है। मुझे लगता है कि आप युवा अभ्यासियों को काम और आराम के बीच संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रह सकते या बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सकते। आराम करें और थोड़ा ब्रेक लें। इस तरह आप ज़्यादा तनावग्रस्त नहीं होंगे। राघव मेहरा ने जू शब्द को जोर से नहीं कहा, लेकिन उन्हें लगा कि इसका अर्थ बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है और दूसरे पक्ष को इसे समझने में सक्षम होना चाहिए। ये सुनकर अर्णव कश्यप ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर अचानक ज्ञान का भाव आ गया। इसीलिए मैं अपनी क्षमताओं पर इतना केंद्रित था, हमेशा पहली और दूसरी सबसे अच्छी प्रतिभाओं से आगे निकलने के बारे में सोचता रहा। इसीलिए मैं हमेशा उनसे पीछे रह गया और सुधार नहीं कर पाया। बहुत अच्छा, मुझे भविष्य में काम और आराम के बीच संतुलन पर ध्यान देना होगा। अर्णव कश्यप ने राघव मेहरा की ओर अभूतपूर्व प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वरिष्ठ ने न केवल उसे अवसर दिए, बल्कि उसकी साधना संबंधी समस्याओं पर भी मार्गदर्शन किया। ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति से मिलना सचमुच उनके लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है, अब जब तुम ठीक हो तो तुम वापस जा सकते हो। याद रखना कि वापस जाकर अपने पैरों की समस्या का अध्ययन करना। राघव मेहरा को अर्णव कश्यप को दवा देने में बहुत आलस आ रहा था, इसलिए उन्होंने उसे वापस जाने और अधिक सावधान रहने के लिए कहा ताकि कोई दीर्घकालिक बीमारी न हो जाए। ये सुनकर अर्णव कश्यप एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए, लेकिन इस समय अचानक उसके पैरों में एक ठंडी धारा बह निकली। यह इस मार्शल आर्ट के दुष्प्रभाव हैं। इस बिंदु पर अंततः उसे समझ में आया कि राघव मेहरा का क्या मतलब था। सीनियर ने उसे जल्दी से वापस जाने और अपने द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए कहा। तो फिर सीनियर, अलविदा। अर्णव कश्यप को लगा कि उनके सीनियर वाकई अद्भुत थे। वह ये भी गणना कर सकता था कि उसने कौन सी मार्शल आर्ट बनाई है, और वह एक नज़र में ही बता सकता था कि उसके द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट में कुछ गड़बड़ है। ऐसा करने के लिए किसी को कितना शक्तिशाली होना चाहिए।
ये बहुत भयानक है, लेकिन सौभाग्य से सीनियर ने उनकी मार्शल आर्ट में समस्या की ओर इशारा नहीं किया, जिसका अर्थ है कि वह इसे स्वयं हल कर सकते हैं। अर्णव कश्यप ने झुककर कुछ कदम पीछे हटे, फिर मुड़कर जाने से पहले झुककर प्रणाम किया। बहुत विनम्र और आदरणीय। राघव मेहरा ने अर्णव कश्यप को रसोई की ओर जाते हुए देखा। इस समय अनिका सूरी ने रतालू धोना समाप्त कर दिया था। वे रतालू को भूनकर खा सकते हैं। कुछ समय बाद अर्णव कश्यप पर्वताश्रय संप्रदाय में वापस आ गए। इस समय उन्हें रिया मुर्मू और नेहा लोहिया भी मिलीं। उन दोनों ने अब अपने चेहरे पर कपड़े की पट्टियां नहीं बांधी थीं, लेकिन अर्णव कश्यप ने यह भी पाया कि उनके चेहरे अब पहले की तरह अधिक काले और गोरे नहीं रहे। बेशक अर्णव कश्यप उनके बदलावों पर ध्यान देने में बहुत आलसी थे। मैं इस समय इतना उत्साहित हूं कि इसे व्यक्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जब उन्होंने अर्णव कश्यप को चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ दौड़ते हुए देखा, तो रिया मुर्मू और अन्य लोगों को भी पता चला कि अर्णव कश्यप अलग थे। नवजात आत्मा का 5वां स्तर। रिया मुर्मू और नेहा लोहिया ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही समय में जवाब दे दिया। यह आदमी अवश्य ही अपने सीनियर से मिलने गया होगा। वह वास्तव में एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अर्णव कश्यप मुस्कुराते हुए पास आए, रिया मुर्मू की तरफ देखा और कहा, चचेरी बहन, मैं इस बार सचमुच तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर तुम न होती तो मैं सचमुच इतने शक्तिशाली सीनियर से न मिल पाता और न ही उनसे ऐसा अवसर प्राप्त कर पाता। ये सुनकर रिया मुर्मू अवाक रह गईं। ये लड़का वास्तव में अपने वरिष्ठ से मिलने गया था, लेकिन उसे सीनियर का पता कैसे पता चला? तुम्हें पता है, नेहा लोहिया उसे वहां ले गई थी क्योंकि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, भले ही उसने ये जोखिम उठाया था कि उसकी सीनियर नाराज हो सकती है। और उसने ये भी देखा कि सीनियर सचमुच उससे नाराज था। अब उनके वरिष्ठों को पता चला कि वे गुप्त रूप से ध्वनि पत्थर का उपयोग कर रहे थे और उन्हें दंडित किया गया। सौभाग्य से वरिष्ठ लोग उदार थे और कुछ समय बाद उन्होंने अंततः उनके चेहरे पर लगे काले निशान धो दिए। यद्यपि इससे त्वचा का रंग थोड़ा काला हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद यह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। इस वजह से रिया मुर्मू को सबक मिल गया है। आपने सेनपाई को कैसे ढूंढा? मैंने आपको उसका पता साफ तौर पर नहीं बताया था। रिया मुर्मू बहुत उत्सुक थीं। अर्णव कश्यप ने खांसते हुए बताया कि उसने क्या किया है। जब रिया मुर्मू को ये बात पता चली तो वह किसी को मारना चाहती थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ऐसा लगता है कि यह तो नियति ही थी। अन्यथा मेरे चचेरे भाई को अपने पूर्ववर्तियों से ऐसा अवसर नहीं मिल पाता। अर्णव कश्यप ने बोलते हुए ये भी बताया कि राघव मेहरा से मिलने के बाद क्या हुआ। वरिष्ठ की अनुमान लगाने की क्षमता सचमुच अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। आप और मैं रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी, और आपने इसे अपनी उंगलियों के एक झटके से समझ लिया। इसके अलावा आपने मुझे कुछ छोटी गोलियां दी और मेरी साधना का स्तर आसमान छू गया। आखिरकार सीनियर ने मुझे एक बॉडी मूवमेंट तकनीक भी सिखाई। चलो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। सीनियर के मार्गदर्शन में मैंने ये बॉडी मूवमेंट तकनीक बनाए। बोलते बोलते अर्णव कश्यप ने दिखावटी अंदाज में अपनी हरकतें शुरू कर दीं। एक क्षण में ही वह कई फीट दूर प्रकट हो गया। रिया मुर्मू और नेहा लोहिया दंग रह गईं। अर्णव कश्यप ने रिया मुर्मू और दूसरे व्यक्ति के हाव भाव देखे और उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। यद्यपि यह उनके पूर्ववर्तियों द्वारा सिखाया गया था, फिर भी इसे उनकी अपनी रचना माना जा सकता है। दरअसल इस मार्शल आर्ट में शुरू से ही एक समस्या थी। अगर इसे इस्तेमाल किया जाता तो इसके दुष्प्रभाव होते। मुझे पहले इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन सीनियर ने मुझे पहले ही इसके बारे में बता दिया था। और यह आपके बारे में सबसे डरावनी बात भी नहीं है, सीनियर। मैं आपको बता दूं, मेरी मार्शल आर्ट की समस्या का समाधान वास्तव में आपने मुझसे मिलने के तुरंत बाद बताया था, जब हम चाय के लिए अंदर गए थे। सीनियर ने कहा था कि वह मुझ पर कुछ दवा लगा देंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद भी सीनियर ने मुझ पर दवा नहीं लगाए। रिया मुर्मू और नेहा लोहिया ने यह सुना और तुरंत जवाब दिया, तो आपको इस दुष्प्रभाव के लिए दवा लगाने की ज़रूरत है। अर्णव कश्यप ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया और कहा, वापस आते समय मुझे अपने वरिष्ठ से मिले गुप्त मार्गदर्शन का एहसास हुआ। ज़रा सोचिए, दवा लगाने की क्रिया क्या होती है। ये सिर्फ चिपकाना नहीं है, बल्कि आपको इसे आगे पीछे फैलाना होता है, यहाँ तक कि रगड़ना भी होता है।
और मेरे मार्शल आर्ट कौशल केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को मेरे पैरों पर वितरित करके गति बढ़ाने की अनुमति देते हैं। और अपने वरिष्ठ के गुप्त मार्गदर्शन में मैंने अपनी मार्शल आर्ट में भी सुधार किया है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित और रगड़ी जा सके। इसलिए मेरे शरीर की गतिविधियां पूर्णता तक पहुंच गई हैं। ये सुनकर रिया मुर्मू और नेहा लोहिया के मुंह खुले के खुले रह गए। सीनियर, आप बहुत बढ़िया हैं। मैं जो व्यक्त करना चाहता हूं वह सीनियर के गुप्त मार्गदर्शन की शक्ति नहीं है, बल्कि यह है कि मैंने अभी तक इस मार्शल आर्ट का निर्माण भी नहीं किया था, लेकिन सीनियर पहले से ही मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। मुझे बताओ, क्या ये भयानक नहीं है? अर्णव कश्यप ने कांपते हुए कहा। अब जब वह इस बारे में सोचता है तो उसे ये सब अविश्वसनीय लगता है। रिया मुर्मू और दूसरी लड़की हौंफने लगीं। लगता है हमने सीनियर की ताकत को बहुत कम आंका है। सीनियर शायद इतना ताकतवर है कि समय के कारण और प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है, नेहा लोहिया ने कहा। रिया मुर्मू ने गंभीरता से सिर हिलाया। अंत में रिया मुर्मू ने अर्णव कश्यप की ओर देखा और उन्हें नेहा लोहिया के साथ अपने अनुभव के बारे में बताया। अब उसे एक बात समझ आ गई थी। वरिष्ठ को उनके लालच पर गुस्सा आने लगा। रिया मुर्मू का अनुभव सुनने के बाद अर्णव कश्यप ने गंभीरता से कहा, आपकी याद बहुत सही समय पर आई है। मैंने तो आपके संप्रदाय में रहने और भविष्य में जब भी समय मिलेगा आपके पास आने के बारे में सोचा था, लेकिन अब लगता है कि हम आपको इतनी आसानी से परेशान नहीं कर सकते। रिया मुर्मू ने भारी स्वर में सिर हिलाया। उन दोनों को सजा दी गई थी। सौभाग्यवश सजा कठोर नहीं थी, लेकिन इससे पूर्ववर्तियों के विचार भी पता चलते हैं। मुझे अपने दादाजी और बाकियों को इस बारे में बताना होगा। मुझे डर है कि वे अक्सर बुजुर्गों को परेशान करेंगे और उन्हें दुखी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे आज कहाँ गए और मैं उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ। रिया मुर्मू ने होंठ भींचते हुए कहा। रिया मुर्मू के बोलते ही नेहा लोहिया ने अचानक अंगूठी से हथेली के आकार का एक जेड टोकन निकाला। ये ध्वनि संचरण जेड पर्ची है। इस समय ध्वनि संचरण जेड स्लिप थोड़ा कंपन कर रही थी। नेहा लोहिया ने आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक क्षण बाद उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ रिया मुर्मू की ओर देखा और कहा, जियासु, मुझे शाही शहर वापस जाना है। मेरे पिता ने मुझे जल्दी वापस जाने को कहा है। लगता है कोई ज़रूरी काम है। रिया मुर्मू एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। नेहा लोहिया के साथ उनकी अभी तक अच्छी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उसके पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जब अर्णव कश्यप को पता चल गया था कि वह अब अपने सीनियर को परेशान नहीं कर सकता, तो वह यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वह राज्य में वापस लौटने और उन दो प्रतिभाशाली लोगों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। शाही शहर में एक महल में इस समय दो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे। इन दोनों लोगों का साधना स्तर आत्मा पृथक्करण क्षेत्र के शिखर पर है। उनमें शक्ति और अधिकार का भी आभामंडल है। वे दोनों ही राज्य के सम्राट थे। राजवीर सिंह ने अपनी बेटी को संदेश भेजने के बाद अपने सामने बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई जेनवू, जियोक्वीन मालिनिक 2 घंटे से अधिक समय में वापस आ जाएगी। वीरेंद्र प्रताप मुस्कुराए और सिर हिलाया। राजवीर सिंह ने आगे कहा, भाई जेनवू, क्या आपको सचमुच विश्वास है कि आप उस वरिष्ठ के साधना अनुभव को सुनकर ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं? वीरेंद्र प्रताप ने कहा, केवल 60% संभावना है। मैं भी उस सीनियर की तरह ही तकनीक अपनाता हूँ। अगर मुझे पता होता कि वह सीनियर अपना अनुभव नीलाम कर देगा तो मैं खुद जरूर नीलामी में जाता, लेकिन आज जो हुआ उसके लिए मुझे भाई त्यानयू का शुक्रिया अदा करना होगा। राजवीर सिंह ने हाथ हिलाकर कहा, भाई जेनवू, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन हमारा सौदा तो हो गया है न? वीरेंद्र प्रताप ने सिर हिलाया। राजवीर सिंह हंसे, लेकिन उसे यह नहीं पता था। 2 ध्वनि छिपाने वाले पत्थर, एक नष्ट हो गया और एक संरक्षित, अब साधना अनुभव नहीं रह गए हैं। और इस समय शांतिपुर के एक प्रांगण के अंदर अचानक ही कई कलाकृतियां आपस में संवाद करने लगीं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ अन्वेषण के लिए आ रहे हैं। मैं भी। इस समय ताओशू ने कहा, सफाई चाकू, ये तुम्हारे हमले के कारण होना चाहिए। तुम इसे स्वयं संभाल सकते हो। मुर्गे ने यह भी कहा, अगर ये लोग यहाँ खोजबीन करेंगे और पाएंगे कि यह ब्रोकन माउंटेन का अंत है, तो निश्चित रूप से कई लोग आसपास बस जाएंगे और यहाँ की शांति भंग कर देंगे।
ये सही है, ये सब तुम्हारी गलती है। किचन नाइफ, तुम्हें इसे खुद ही सुलझाना चाहिए। रसोई के चाकू की आलोचना की आवाज़ें उठ रही थीं। ये आवाज़ें सुनकर रसोई के चाकू को कड़वाहट महसूस हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह ऐसा होगा। मुझे इस दुनिया के अमर सम्राट से ये भी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा घटिया गुप्त लोक प्रकाश स्तंभ बनाएगा। ये निश्चित रूप से इतने सारे अमर लोकों में सबसे निकृष्ट अमर सम्राट है, कैदाओ ने गुस्से से कहा। ये सुनकर कोने में छिपा अमर हथियार असहाय महसूस कर रहा था। सबसे घटिया अमर सम्राट, बॉस तो बॉस है, कोई तुलना नहीं है। मैं तो बस डर के मारे कांपता रहूंगा। कैदाओ वास्तव में असहज था और बोला, इसके अलावा गुरु ने मुझे बाहर जाने के लिए नहीं कहा, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं इस समस्या को कैसे हल कर सकता हूँ? ये सुनकर अन्य कलाकृतियाँ भी एक क्षण के लिए चुप हो गईं। हालांकि जल्द ही उनका ध्यान दूसरी ओर चला गया। कोने में कांप रहा अमर हथियार अचानक हिल गया। धत्तेरी की, उसे पहले से ही आभास था कि कुछ बुरा होने वाला है। कैदाओ भी कोने में कांपते हुए अमर हथियार को घूरने लगा और मुस्कुराया। वे बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये कचरादान वहां कोने में। अहम, छोटे कमीने, मेरी कुछ मदद करो। कैदाओ का मानना है कि किसी से कुछ काम करने के लिए कहते समय विनम्र होना बेहतर होता है। अब अमर हथियार को कचरा मत कहिए, बस एक छोटा सा शब्द जोड़ दीजिए। लेकिन जब अमर अस्त्र ने यह सुना तो वह अवाक रह गया। एक छोटा सा शब्द जोड़ते हुए उसे लगा कि उसका आत्मसम्मान अभी भी कुचला हुआ है। मैं बहुत अकेला और असहाय महसूस कर रहा हूं और रोना चाहता हूं। कैदाओ ने सोचा कि जैसे ही वह अपना मुंह खोलेगा, जादुई हथियार खुशी से सहमत हो जाएगा। ये देखकर कि अमर हथियार ने कोई जवाब नहीं दिया, वह तुरंत क्रोधित हो गया और शाप दिया, तुम बकवास हो, ज्यादा दूर मत जाओ। मैंने पहले ही तुमसे कुछ करने के लिए विनती की है, मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अमर हथियार कांप उठा। मैंने यह नहीं कहा कि मैं मदद नहीं करूंगा। ठीक है बॉस, बस मुझे अपने निर्देश दीजिए और मैं निश्चित रूप से आपकी हर चीज में मदद करूंगा। अमर अस्त्र भयभीत था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। वह कमजोर था और केवल आज्ञा पालन ही कर सकता था। चंद्रचूड़ संतुष्ट होकर बोला, वास्तव में यह इतना मुश्किल नहीं है। मैं देख रहा हूं कि तुम लगभग पूरी तरह ठीक हो गए हो। अब तुम जादुई हथियार की कुछ क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होगे। हालांकि मेरी नज़र में यह अभी भी बकवास है, लेकिन यह मनुष्यों को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जैसे ही जियानकी ने सुना, वह अपने दिल में शिकायत करने लगा, बॉस, बस मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम मुझे नीचे नहीं उतारोगे तो मर जाओगे। मुझे पता है मैं कूड़ा हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी इज्जत कर सकते हो? मैं भी एक गरिमापूर्ण कूड़ा हूँ। इससे पहले कि अमर हथियार अपनी शिकायतें पूरी कर पाता, रसोई के चाकू ने उसके विचारों को भांप लिया और फिर से डांटा, क्यों, ऐसा लग रहा है कि तुम आश्वस्त नहीं हो। अमर हथियार कांप उठा और जल्दी से बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बड़े मालिक, आप वास्तव में मजाक करना जानते हैं। जीवित रहने की यह इच्छा विस्फोटित हो गई है। ये सुनकर चंद्रचूड़ ने संतुष्ट होकर कहा, बस दिखावा करो कि तुम शक्तिशाली हो। तुम ही थे जिन्होंने हमला किया था और फिर यहाँ अन्वेषण करने आए लोगों के सामने से उड़ गए थे। संक्षेप में, तुम्हें बस उन्हें यहाँ ज्यादा देर तक रुकने से रोकने का कोई रास्ता ढूंढना है। उन्हें यहाँ अन्वेषण करने में शायद आधा दिन लग जाएगा, इसलिए तुम खुद ही इसका पता लगा लो। ये सुनने के बाद जियानकी को बहुत दुख हुआ। ऐसा लगता है जैसे मुझे ही दोष लेना पड़ेगा। ये कहने के बाद कैदाओ ने देखा कि अमर हथियार ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने एक और वाक्य जोड़ा। अमर हथियार फिर से कांप उठा, समझ गया। मालिक, आप बहुत बहादुर हैं, मैं ये कार्य तुरंत पूरा करूंगा। ये कहते हुए वह रोता हुआ आंगन से बाहर भाग गया। अमर अस्त्र के चले जाने के बाद चारों ओर फिर से चर्चाएं होने लगीं। मुझे लगता है कि यह कचरा थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी यह काफी अच्छा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि यह कूड़ा कमजोर है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें भविष्य में इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और इसे कूड़ा कहना बंद कर देना चाहिए। अभी क्लीवर्स नाम अच्छा लगा, तो चलिए अब से इसे छोटा कूड़ा ही कहेंगे। ठीक है, मैं सहमत हूँ। हम भविष्य में चीजों में मदद के लिए इसे अक्सर बाहर जाने दे सकते हैं। 2 घंटे बाद शाही शहर।
एक उड़ती हुई नाव शाही शहर में उड़ी। शहर में प्रवेश करते ही अर्नव कश्यप फ्लाइंग बोट से उतर गए। उन्होंने हमेशा की तरह नेहा लोहिया को परेशान नहीं किया, बल्कि निर्णायक ढंग से अलविदा कहा। फिर उसने चमकती आंखों से 2 दिशाओं में देखा। ये पहला या दूसरा दिन है ना? मैं बाद में तुम दोनों को साथ में ऊपर जाने दूंगा। अर्नव कश्यप बहुत ही उत्साही थे और नेहा लोहिया ने उड़न नाव को भी महल तक वापस पहुंचाया। चूंकि उसके पिता ने उसे महल लौटते ही वीआईपी पैलेस जाने को कहा था, इसलिए उसने अपनी उड़ने वाली नाव तैयार की और तुरंत वहां पहुंच गई। महल बहुत बड़ा है, लेकिन नेहा लोहिया की खेती का स्तर टूटने के बाद उसकी गति कई गुना बढ़ गई। इसके तुरंत बाद वह एक हॉल में पहुंची। नेहा लोहिया ने उसके बिखरे बालों में कंघी की, उसका सिर ऊंचा किया और अंदर चली गईं। वह वास्तव में इसे देखना चाहती थी। उसके पिता की अभिव्यक्ति कैसी होगी जब उन्हें पता चलेगा कि उसकी साधना लगातार 8 स्तरों को पार कर गई है। जैसे ही वह मुख्य हॉल में दाखिल हुई, उसने तुरंत पड़ोसी राजा वीरेंद्र प्रताप को देखा और जल्दी से झुककर कहा, नमस्कार अंकल जेनवू। हॉल में मौजूद 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने नेहा लोहिया को देखकर मुस्कुरा दिया। विशेषकर राजवीर सिंह, उनका चेहरा स्नेह से भरा हुआ था। उनकी केवल एक ही बेटी है और उन्होंने हमेशा उसे अपनी आंखों का तारा माना है। जब वीरेंद्र प्रताप ने नेहा लोहिया की मीठी बातें सुनी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ क्वीन मालिनिक वास्तव में और अधिक सुंदर होती जा रही है। हाँ, चाचा जेनवू मजाक कर रहे हैं। नेहा लोहिया मुस्कुराई, फिर मुख्य सीट पर बैठे राजवीर सिंह की ओर देखा और बोली, पिताजी, आपने मुझे इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया? राजवीर सिंह ने कहा, तुम्हारे चाचा जेनवू को वरिष्ठ ज्ञान युवान के साधना अनुभव की आवश्यकता है। क्या तुम जाकर उसकी तस्वीर नहीं ले आए? पहले चाचा जेनवू को इसका अध्ययन करने दो। राजवीर सिंह की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उन्होंने बोलना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक मेरे गले में कुछ अटक गया हो। जहां तक वीरेंद्र प्रताप की बात है तो वह ये कहकर दंग रह गए कि नेहा लोहिया दिन प्रतिदिन खूबसूरत होती जा रही हैं। इस समय उनके चेहरे के भाव राजवीर सिंह जैसे ही थे। दोनों नेहा लोहिया को बेवकूफ़ी से घूर रहे थे। नेहा लोहिया ने अपने पिता के चेहरे पर मुस्कान देखी और मन ही मन हंस पड़ी, लेकिन ऊपरी तौर पर उन्होंने शांत रहने का नाटक किया और इसे सहन किया। थोड़ी देर बाद राजवीर सिंह ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी सांसें तेज हो गईं। जियाओ क्वीन मालिनिक, आपके साधना स्तर में क्या गड़बड़ है? जब आप चले गए थे तो क्या आप जिंदन के दूसरे स्तर पर नहीं थे? क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? ये कहते हुए उसने अपनी आंखें रगड़ीं। हालांकि उनकी बेटी की साधना का स्तर अभी भी जिंदन के चरम पर है। जहां तक वीरेंद्र प्रताप का सवाल है तो वह अवाक रह गए। उनके राज्य में सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति उनका पुत्र है। उनके पुत्र को आसपास के कई राज्यों में सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कहा जाता था, लेकिन ये तो जिंदान का केवल 7वां स्तर है। इस समय नेहा लोहिया जिंदन मंच के शिखर पर हैं। नेहा लोहिया अंततः अपनी हंसी रोक नहीं सकी और बोली, पिताजी, इस समय आपके हाव भाव बहुत ही मजाकिया हैं। ये सुनकर राजवीर सिंह सन रह गए, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी सदमा साफ दिखाई दे रहा था। जियाओ क्वीन मालिनिक, कृपया मुझे जल्दी बताओ कि क्या हो रहा है। राजवीर सिंह अभी भी अधीर था। नेहा लोहिया ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया और फिर अपने अनुभवों का विशद वर्णन करना शुरू किया। ध्यान से सुनो। राजवीर सिंह और दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे कठपुतलियों में बदल गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। नेहा लोहिया की कहानी सुनने के बाद दोनों को ऐसा लगा जैसे वे किसी सपने में हों। यह अवास्तविक लगता है। बिल्कुल क्वीन मालिनिक के लिए साधना के 8वें स्तर तक पहुंचना अभी भी अवास्तविक है। वे तब भी इस बात पर विश्वास कर लेते हैं जब वे सुनते हैं कि उनकी मुलाकात एक अमर व्यक्ति से हुई है जो पृथ्वी पर उतरा है, लेकिन बाद में जो कहा गया उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। ताओ की स्थायी लय क्या है? कितना शक्तिशाली प्राणियों से भरा कमरा है ये। हर बार जब वे कोई संगीत बजाते थे तो उन्हें कई अनुभूतियां होती थीं। विशेषकर यह अनुभूति, ये सचमुच बहुत अधिक है। ऐसा कैसे हो सकता है? राजवीर सिंह ने नेहा लोहिया की ओर देखा और कहा, जियाओ क्वीन मालिनिक, अपने पिता के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम्हारे चाचा जेनवू अभी भी यहाँ हैं। हमें बताओ कि तुमने अपनी सफलता कैसे हासिल की। तुम्हें किस तरह का खजाना मिला। ये देखकर कि उसके पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया,
नेहा लोहिया थोड़ा चकित हो गई और बोली, पिताजी, मैंने वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोला। राजवीर सिंह को अब भी विश्वास नहीं हुआ। यद्यपि वह एक राज्य का राजा मात्र था, फिर भी उसने दुनिया देखी थी और उससे पहले भी एक अमर व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन अमर प्राणी भी उनके समान ही दिखते हैं, सिवाय इसके कि उनकी साधना और आभा थोड़ी अधिक भयावह होती है। इसमें कोई तर्क या कारण नजर नहीं आता। ये लोगों को किसी भी समय ज्ञान की स्थिति में प्रवेश कराने में और भी कम सक्षम है। वीरेंद्र प्रताप ने पहले तो इस बात पर विश्वास कर लिया, आखिरकार नेहा लोहिया की साधना का स्तर वाकई डरावना था। लेकिन सोचने के बाद वह राजवीर सिंह के साथ उसी मोर्चे पर खड़े होने लगे और उन्हें लगा कि यह असंभव है। हालांकि ये पहली बार था जब उसने लॉर्ड लुओ लैंग को इस तरह झूठ बोलते देखा था। उनकी धारणा में नेहा लोहिया एक अच्छी व्यवहार वाली बच्ची है। नेहा लोहिया ने होंठ भींचे और सोचा। इस पल उसे अपने पिता की बात समझ में आने लगी। आखिरकार यह आम लोगों की कल्पना से भी परे था, लेकिन सौभाग्य से उसके पास सबूत है। नेहा लोहिया ने ध्वनि छिपाने वाले पत्थर का आखिरी टुकड़ा निकाला और कहा, पिताजी, मैंने जो कहा उसे साबित करने के लिए यह सबूत है। नेहा लोहिया और वीरेंद्र प्रताप ने इसे ध्यान से देखा। तिब्बती ध्वनि पत्थर, क्या ये वह ध्वनि पत्थर नहीं है जहां वरिष्ठ ज्ञानयुवान ने अपने साधना अनुभव को दर्ज किया था? यहाँ कोई सबूत कैसे हो सकता है? अचानक राजवीर सिंह ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने वीरेंद्र प्रताप की ओर देखा और सोचा कि क्या उनकी बेटी ने इसमें अन्य आवाजें भी रिकॉर्ड की हैं। यदि ऐसा होता तो क्या अंदर का सारा साधना अनुभव नष्ट नहीं हो जाता? उड़ाओ बेटी, ये तो लाखों घटिया किस्म के आत्मा पत्थर हैं। वीरेंद्र प्रताप भी इस क्षण स्तब्ध रह गए और उनका दिल मानो धड़कना बंद हो गया। ये वरिष्ठ ज्ञानयुवान के साधना के अनुभव को नष्ट नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि मेरी सफलता अभी बहुत दूर है। नेहा लोहिया गाना बजाने ही वाली थी कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अंकल जेनवू, कृपया पास आइए। अगर आप बहुत दूर हैं तो शायद ये प्रभावी नहीं होगा। किसी संगीत रचना के बारे में उसे कई बार अचानक अनुभूतियां हो सकती थीं और वह उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थी। जब तक वीरेंद्र प्रताप वहां था, वह उसे भी निरंतर अनुभूतियों के एहसास का आनंद लेने देना चाहती थी। नेहा लोहिया की बातें सुनकर राजवीर सिंह और वीरेंद्र प्रताप के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजवीर सिंह को बहुत दर्द हुआ। यद्यपि ये लाखों आत्मा पत्थर बहुत ज्यादा नहीं हैं, फिर भी वह इस छिपे हुए ध्वनि पत्थर का उपयोग वीरेंद्र प्रताप के साथ एक बड़ा सौदा करने के लिए करना चाहता है। इतना आगे पीछे होने के बाद आत्मिक पत्थरों की कुल संख्या 400,000 से अधिक हो गई। कैसी उड़ाव बेटी है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बात खत्म हो चुकी थी। अब उसे बस इंतजार करना था और देखना था कि उसकी बेटी क्या करने वाली है। उसे अभी भी अपनी बेटी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजवीर सिंह ने संपर्क किया। वीरेंद्र प्रताप के पास सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नेहा लोहिया ने ध्वनि छिपाने वाले पत्थर में आध्यात्मिक ऊर्जा डालना शुरू किया। पलक झपकते ही एक गाना बज उठा। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, आसपास का वातावरण तुरंत शांत हो गया, केवल संगीत ही सुनाई देने लगा। नेहा लोहिया तुरंत ही आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। राजवीर सिंह और वीरेंद्र प्रताप अचानक गुस्से से भड़क उठे और उनके पूरे शरीर अकड़ गए। मैं असमंजस की स्थिति में था। वे बहुत हैरान थे, लेकिन उसने ऐसा अवसर गंवाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। गाना जल्दी ही खत्म हो गया। नेहा लोहिया ने ध्वनि पत्थर को हटा दिया। इस ध्वनि छिपाने वाले पत्थर को फेंक दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये फिर से उसके चेहरे पर फट जाएगा। इस बार उसे 3 अचानक अनुभूतियां हुईं, कोर फॉर्मेशन दायरे के शिखर से नवजात आत्मा दायरे तक पहुंचना और यहां तक कि नवजात आत्मा दायरे के दूसरे स्तर तक पहुंचना। जब संगीत बंद हुआ तो राजवीर सिंह और वीरेंद्र प्रताप ने अपनी आंखें खोलीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से कोई तीर निकल गया हो। इस क्षण दोनों की आभा अचानक बदल गई, तेजी से चढ़ते हुए। जाहिर है आखिरी क्षण में एक सफलता मिली। सम्मिलन अवस्था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें सदमे से भरी थीं और चेहरे पर भय। असली जियोक्विन मालिनिग ने अभी जो कहा वह सच है। संगीत के एक अंश में वास्तव में उन्हें 4 अनुभूतियां प्राप्त हुईं और अंतिम क्षण में वे अड़चन को तोड़कर सम्मिलन क्षेत्र तक पहुंच गए।
दोनों बहुत उत्साहित थे और उन्होंने तुरंत अपनी नजरें नेहा लोहिया की ओर घुमा लीं। अमर, ताओ की तुक और तर्क अभी भी कायम हैं। कमरा शक्तिशाली प्राणियों से भरा है। क्या ये सब सच है? नेहा लोहिया मुस्कुराए और बोली, पिताजी, क्या अब आपको मुझ पर विश्वास है? राजवीर सिंह ने लकड़ी की तरह सिर हिलाया। फिर उसने जल्दी से कहा, जियाओ क्वीन मालिनिग, आपको इस वरिष्ठ का पता याद रखना चाहिए, है ना? हमें जल्दी से वहां ले चलो। मेरे लिए यह अपमानजनक होगा कि मैं ऐसे वरिष्ठ से न मिलूं जो हमारे राज्य में रहता है। वीरेंद्र प्रताप ने भी वैसा ही किया और नेहा लोहिया की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति से मित्रता अवश्य करनी चाहिए। हालांकि नेहा लोहिया ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं चलेगा। जियासुए ने कहा कि सीनियर अपने मन को साधने के लिए धरती पर आए थे और खुद को एक साधारण इंसान मानते थे और नहीं चाहते थे कि कोई और दखल दे। दरअसल जब जियासुए मुझे वहां ले गया था तब सीनियर पहले से ही थोड़े गुस्से में थे। अगर मैं अपने पिता और तुम्हें वहां ले जाऊं तो सीनियर नाराज हो सकते हैं और फिर। इतना कहने के बाद उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। ऐसा महान व्यक्ति शायद उन पर थूक कर उन्हें 1000 घाव दे देगा। ये सुनते ही राजवीर सिंह ने यह विचार तुरंत त्याग दिया। खैर, मुझे लगता है कि हम किसी दिन एक दूसरे से मिलेंगे। हम वैसे भी अपने राज्य में हैं। राजवीर सिंह ने खुद को तसल्ली दी और फिर भी वह ध्वनि पत्थर को नहीं भूला। उसने नेहा लोहिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ क्वीन मालिनिग, उस गाने को फिर से बजाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि मैं अभी भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर वीरेंद्र प्रताप ने जल्दी से सिर हिला दिया। नेहा लोहिया ने सिर हिलाते हुए कहा, यह काम नहीं करेगा। आप सिर्फ एक बार ही सुन सकते हैं। दूसरी बार सुनेंगे तो ध्वनि पत्थर फट जाएगा। ये सुनकर राजवीर सिंह ने अपनी बेटी की ओर देखा। लॉर्ड लुओलैंग को उसके पिता देख रहे थे और वह थोड़ा सा चकमा दे रहा था। उसका चेहरा काफी काला पड़ गया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे गंभीरता से देखे। लेकिन इस चकमा के कारण राजवीर सिंह ने तुरंत कहा, जियाओ क्वीन मालिनिग, अपने पिता से झूठ बोलना अच्छा नहीं है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी हिडन साउंड स्टोन पर एकाधिकार करना चाहती है। ये सुनकर नेहा लोहिया का मुंह खुला का खुला रह गया। पिताजी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। जियाओ क्वीन मालिनिग, हम इसे साथ मिलकर सुन सकते हैं। इसे निकालो और फिर से सुनते हैं। राजवीर सिंह ने आगे कहा। नेहा लोहिया अवाक रह गईं। पिताजी, ये सचमुच विस्फोट होने वाला है। पिताजी, मैं आपको एक मौका दूंगा। क्या आपको अपनी अच्छी बेटी पर विश्वास है? नेहा लोहिया ने अपने होंठ भींचे राजवीर सिंह को देखा, जो हमेशा उससे बहुत प्यार करता था, और पूछा। राजवीर सिंह ने सीधे कहा, मैं बाकी सब पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। नेहा लोहिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुंह बना लिया। बहुत अच्छा, आप अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हैं। नेहा लोहिया ने ध्वनि पत्थर निकाला और राजवीर सिंह को सौंप दिया। उन्हें ये देकर वह तेजी से बाहर भाग गई। यदि आप लालची होने का साहस करते हैं तो बस उड़ा दिए जाने का इंतजार करें। राजवीर सिंह ने देखा कि उनकी बेटी घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस समय अभी की भावना के बारे में सोचते हुए उन्होंने वीरेंद्र प्रताप की ओर देखा, अपनी बाहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, भाई जेनवू, जारी रखें। वीरेंद्र प्रताप की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान उभर आई। मैं पहले से ही उत्तेजित और प्यासा हूँ। राजवीर सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए जब उन्होंने वीरेंद्र प्रताप के मनहूस चेहरे को देखा। फिर उन्होंने हंसना जारी रखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि असली भाई जेनवू ऐसे होंगे, हे। वीरेंद्र प्रताप ने राजवीर सिंह के मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा और अश्लीलता से कहा, हम दोनों के लिए यह एक जैसा है। दोनों ने एक दूसरे को चुपचाप देखा, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बहुत अश्लील, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई करीबी दोस्त मिल गया हो। फिर बिना और समय बर्बाद किए वे एक साथ बैठ गए। ध्वनि पत्थर में शीघ्रता से आध्यात्मिक ऊर्जा डालें। नेहा लोहिया तेजी से हॉल से बाहर भागीं। और अभी इसी क्षण एक बहुत बड़ी गर्जना, इसकी आवाज हॉल के अंदर तक सुनाई दी। एक धमाके के साथ जमीन हिल गई। इस समय नेहा लोहिया ने पहले ही उसके कान ढक दिए थे, इसलिए इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर वह अवाक होकर कंधे उचकाकर बोली, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने अपने जीवन में कब झूठ बोला है?
हॉल में मौजूद 2 लोग तो अचंभित रह गए। शांतिपुर से कुछ मील दूर अमर हथियार अब हवा में लटका हुआ है, जमीन पर पड़े खंडहरों को देखते हुए। ये गहन विचारणीय विषय है। ऐसा महसूस हुआ कि दिव्य अस्त्रों के महान स्वामी इन नश्वर साधकों को यहाँ आने से रोकना चाहते थे, शायद इसलिए कि वे राघव मेहरा को परेशान न कर सकें। ये भी महसूस हुआ कि राघव मेहरा यहाँ अपने मन की साधना करने आए थे। इसने कभी भी राघव मेहरा को अपने साधना कौशल का उपयोग करते नहीं देखा था। ऐसा लगता है जैसे मैं सचमुच नश्वर हो गया हूँ, लेकिन यह मूर्खता नहीं है। इसके लिए ये सोचना असंभव है कि राघव मेहरा एक नश्वर है। इतने सारे जादुई हथियारों के स्वामी होने के कारण ये कहना झूठ होगा कि वह साधारण थे। उस दिन की तलवार की रोशनी महाद्वीप के अंत तक उड़ सकती थी। वहाँ कई ढहे हुए पहाड़ जरूर होंगे। अगर हम नष्ट हुए पहाड़ों का पता लगाएं तो हम उन्हें यहाँ के आसपास जरूर ढूंढ पाएंगे। और यहाँ गुप्त क्षेत्र के प्रकाश स्तंभ से ध्वस्त एक खंडहर है। ये निश्चित रूप से उनके ध्यान का क्षेत्र बन जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अचानक जादुई हथियार को अपने सामने के शून्य की ओर घुमाया। अंतरिक्ष अलग हो गया है। एक काली दरार दिखाई दी। वह उसमें डूब जाता है। कुछ ही देर बाद वह 5 मील दूर दिखाई दिया। नीचे बंजर जंगल को देखते हुए उसने किसानों के आने से पहले ही नीचे की ओर हमला बोल दिया। तलवार की एक चमकती हुई रोशनी तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि तलवार की रोशनी जमीन को छूने के बाद उसने कोई बड़ा छेद नहीं किया। इसके बजाय यह एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। बल एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैल गया। जल्द ही एक खंडहर दिखाई दिया जो कुछ समय पहले वाले खंडहर जैसा ही था। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि खंडहर लगभग एक ही आकार के हैं। अमर कलाकृति ने इस कृति को औसत बताया, लेकिन खंडहरों को अच्छा माना। पहले जैसे ही खंडहर, फिर वह शून्य में गायब हो गया और किसी अन्य स्थान पर प्रकट हुआ। और इसी तरह बस एक अगरबत्ती का समय, इसने कई स्थानों पर अपने बनाए हुए अनेक खंडहर छोड़ दिए हैं। ऐसा करने का कारण अन्य चिकित्सकों का ध्यान भटकाना था। इस तरह वे सभी शांतिपुर के खंडहरों की ओर नहीं भागेंगे। दर्शकों को भ्रमित करने का कार्य पूरा करने के बाद इसने उन चिकित्सकों को ध्यान से महसूस किया जो यहाँ अन्वेषण करने आए थे। वे सभी पूर्व से उड़कर यहाँ आए। ये यहाँ से काफी दूर है। अमर अस्त्र फिर शून्य को चीरता हुआ अंदर घुस गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो एक ऊंची चोटी पर प्रकट हुआ। इस पर्वत की चोटी समतल है। इसे एक चाकू से काट दिया गया था। इस समय पहाड़ के तल पर अभी भी पहाड़ का एक हिस्सा मौजूद है। अमर अस्त्र को पर्वत के ऊपर लटका दिया गया और उसके शरीर से शक्तिशाली ध्वनियां फूटने लगीं। अमर स्तर तक पहुंची ऊर्जा सभी दिशाओं में तेजी से फैल गई। अब यह नश्वर संसार से आने वाले साधकों की प्रतीक्षा कर रहा है। इससे जो संदेश जाता है वह इतना महान है कि इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो लोग इसे देखने आएंगे वे इसके अस्तित्व पर ध्यान नहीं देंगे। और सामने वह पर्वत है जहां अमर हथियार स्थित है। इस समय लोगों का एक बड़ा समूह आकाश से अन्वेषण के लिए आ रहा है। इन लोगों की साधना का स्तर अलग अलग है। इनमें से मजबूत पक्षी बहुत तेज होते हैं और कुछ तो सीधे अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकते हैं। जो लोग आगे हैं वे सभी मजबूत साधना वाले लोग हैं। जिनकी साधना कमजोर है वे केवल उड़ने वाली नावों पर ही सवार हो सकते हैं या धीरे धीरे उड़ सकते हैं। और सामने वाला व्यक्ति, वहाँ 1 दर्जन बूढ़े आदमी थे। इन दर्जन भर वृद्ध लोगों का पूरे महाद्वीप पर बहुत प्रभाव है। उनमें से एक काफी बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसके बाल लंबे लाल थे। ये भीड़ में सबसे अधिक पहचाना जाने वाला है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक त्यानजुन टॉवर का मालिक आरव है। हालांकि इस समय उसके आसपास उसी राज्य के 1 दर्जन से अधिक बूढ़े लोग मौजूद थे, फिर भी ये बूढ़े लोग उससे डरते हुए प्रतीत हो रहे थे और आसानी से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि आरव कितना शक्तिशाली है। और वे सभी जानते थे कि आरव इस समय कितना दुखी था। उनका त्यानजुन बिल्डिंग मुख्यालय एक ऊंची चोटी पर बना है, लेकिन कल रात एक शक्तिशाली तलवार की किरण ने उनकी त्यानजुन बिल्डिंग को चीर दिया। हालांकि किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन त्यानजुन बिल्डिंग सीधे ढह गई और इस घटना के बाद त्यानजुन बिल्डिंग की प्रतिष्ठा गिरने की संभावना है। आरव इस समय सचमुच बुरे मूड में था। हालांकि वह बदला लेने के लिए तलवार की रोशनी के स्रोत की खोज नहीं कर रहा था।
लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह का अस्तित्व इतना शक्तिशाली है। तलवार की रोशनी की किरण वास्तव में इतनी शक्तिशाली हो सकती है। ये सचमुच डरावना है। उसने ये भी सोचा कि शायद कोई खजाना पैदा हो गया है। यदि ऐसा होता तो वह यथाशीघ्र उसे ढूंढ सकता था और अपने नुकसान की भरपाई कर सकता था। हालांकि थोड़ी देर की खोज के बाद उन्हें पता चला कि ये दिशा वास्तव में कई साल पहले उनके गृहनगर की दिशा थी। वह 1000 वर्षों से अपने नश्वर गृहनगर शांतिपुर नहीं लौटे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जल्द ही वे टूटे हुए पहाड़ की दिशा में चले गए और उन्हें एक और पहाड़ मिला जो उनके सामने आधा कटा हुआ था। लेकिन इस क्षण वे सभी रुक गए, हवा में रुके। किसी ने भी आगे एक कदम बढ़ाने का साहस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनके सामने ऊर्जा की एक धारा थी जो सीधे आकाश की ओर जा रही थी और सभी दिशाओं में तबाही मचा रही थी। दूसरी ओर पूरी दुनिया का रंग बदल गया और सब कुछ शांत हो गया। वे अभी भी वहां से 1 मील दूर थे, लेकिन वे पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि यदि उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो एक अंतहीन खाई उनका इंतजार कर रही होगी। बहुत मजबूत। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। इस समय उसने टूटी हुई चोटी पर तैरती हुई चीज भी देखी। ये बात सामने आए, एक सुनहरी तलवार, अमर हथियार। अन्वेषण करने आए वृद्ध लोगों के एक समूह ने जब स्पष्ट रूप से देखा कि आगे हवा में क्या है, तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। लगता है हमला इसी ने किया है। पता चला कि सचमुच कोई खजाना निकल आया है, एक जादुई हथियार। अगर मैं इसकी स्वीकृति प्राप्त कर सकूं, तो क्या मैं महाद्वीप पर अजेय नहीं हो जाऊंगा? बूढ़े लोगों का एक समूह अपनी हथेलियां आपस में रगड़ रहा था, उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। लेकिन वे सभी जानते थे कि इसके बारे में सोचना तो ठीक है, लेकिन अमर हथियार को उसके स्वामी को पहचान दिलाना पूरी तरह असंभव था। अमर हथियार में बुद्धि होती है और वह केवल अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को ही चुनेगा तथा उसे अपना स्वामी मानेगा। इस समय आरव की आंखें अन्य बूढ़ों की तरह हरे रंग की चमक रही थीं। लेकिन उसे लगा कि वह ये जादुई हथियार पा सकता है, क्योंकि उसके पास खजाना है। अमर जाल संरचना। उन्होंने इसे एक गुप्त स्थान पर पाया था और कई वर्षों तक इसे अपने पास रखा था। यह एक संरचना कंपास है। जब तक इसमें पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा डाली जाती है, यह उस संरचना को सक्रिय कर सकता है जो अमर प्राणियों को फंसाकर मार सकती है। और यहाँ महायान क्षेत्र में 15 लोग हैं। उनके लिए अमर ट्रैपिंग संरचना में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक साथ संचार करना पर्याप्त होना चाहिए। सब लोग, ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास एक खजाना है। आरव ने अन्य वृद्ध व्यक्तियों की ओर देखा और उन्हें संरचना कंपास दिखाया। ये सुनकर कि यह चीज कितनी शक्तिशाली है, बूढ़ों के समूह की आंखें चमक उठीं। चलो इस खजाने का इस्तेमाल करके अमर कलाकृति को कैद कर लेते हैं। उसके बाद अमर कलाकृति तय करेगी कि उसका मालिक कौन होगा। ये सब उनकी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। सब लोग, आप सब क्या सोचते हैं? आरव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। ये सुनकर बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और सिर हिलाने लगे। हालांकि उन्होंने सोचा कि आरव ने कुछ जानकारी छिपाई होगी, लेकिन अगर वे मदद नहीं करते तो उन्हें इस जादुई हथियार के करीब पहुंचने का मौका भी नहीं मिलता। उनके पास केवल एक मौका है। सहमति बनने के बाद 10 से अधिक लोगों ने मिलकर निर्माण कंपास में आध्यात्मिक ऊर्जा डालने का काम किया। जहां तक दूरी पर स्थित अमर हथियार की बात है, तो इसकी दृष्टि बहुत अच्छी है। वहां पर कंपास पकड़े हुए लोगों के एक समूह को देखकर मैंने कंपास को पहचान लिया। अमर जाल संरचना। अहम, आप मुझे फंसाने के लिए इस चीज का उपयोग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना? 1 दर्जन या उससे अधिक लोगों को देखकर उसे पता चल गया कि वे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन उसकी नज़र में वह चीज़ एक मक्खी की तरह थी, जिसे एक ही झटके से नष्ट किया जा सकता था। यहाँ तक कि हजारों और भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए मैं अमर हथियारों पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाता। अभी भी चुपचाप सांस छोड़ रहा हूँ। अधिक लोगों के आने की प्रतीक्षा है। यदि अधिक लोग आएंगे तभी ये दूसरी दिशा में उड़ान भर सकेगा। उस समय मौखिक रूप से अधिक लोगों को पता चला कि ये दूसरी दिशा में उड़ रहा है। इस तरह कुछ युवा लोग जो सिर पर टोपी बांधे हुए थे, शांतिपुर की ओर भागना बंद कर देंगे। दूसरी ओर आरव और अन्य लोग अभी भी कंपास में आध्यात्मिक ऊर्जा डालने में लगे हुए थे।
यह अभी भी काम क्यों नहीं कर रहा है? मेरे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं भी। ये संरचना कंपास सक्रिय क्यों नहीं हो सकता? एक के बाद एक बूढ़े आदमी बोलते रहे। इस समय आरव का चेहरा भी गंभीर लग रहा था। उन्होंने सोचा कि यदि उनमें से 10 से अधिक लोग अपनी पूरी ताकत आध्यात्मिक ऊर्जा डालने में लगा दें तो संरचना को सक्रिय करने में अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने इस गठन के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा को बहुत कम आंका। सौभाग्य से जादुई हथियार अभी भी स्थिर था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने कुछ समय बर्बाद किया। लगे रहो, जादुई हथियार अभी भी है। अगर लगे रहोगे तो जीत जाओगे, आरव ने प्रोत्साहित किया। अन्य वृद्ध लोग केवल सिर हिलाकर उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डालना जारी रख सके। एक और अगरबत्ती के बाद आधे बूढ़े लोग तो पहले ही रुक चुके हैं। आत्मा पत्थर को बाहर निकालें और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करें। उनके शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बची है, अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। केवल 2 या 3 बूढ़े आदमी अभी भी कंपास में आध्यात्मिक ऊर्जा डाल रहे थे। आखिरकार केवल आरव बचा था। सौभाग्य से जिन बुजुर्गों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली थी, उनका पहला समूह पहले ही कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर चुका था और अब वे उसमें पुनः आध्यात्मिक ऊर्जा डालने का कार्य कर रहे थे। दूर पहाड़ पर अमर हथियार अभी भी तैर रहा था और 1 दर्जन या उससे अधिक बूढ़े लोगों को रिले की तरह कंपास में आध्यात्मिक ऊर्जा डालते हुए देख रहा था और अवाक था। आपने इस कचरे को अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा से नहीं भरा है। विशेष रूप से इसमें कई वृद्ध लोगों को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खोते हुए, चेहरे पर लालिमा लिए हुए, पसीने से तरबतर तथा बहुत थके हुए देखा गया। ये देखकर वहां जाकर मदद करने की इच्छा हुई। समय तेजी से बीतता जा रहा है। आरव ने बाकी बुजुर्गों को चिकन सूप देना जारी रखा और कहा, लगातार प्रयास करते रहो। तुम जितनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा लगाओगे, ये संरचना उतनी ही मजबूत होगी। हम इस अमर हथियार को जितनी देर तक फंसाए रखेंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि हम में से कोई इसे अपना स्वामी मान लेगा। उसकी बातें सुनकर अन्य वृद्धों ने दांत पीस लिए और पूरी ताकत से उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डालना जारी रखा। उन्होंने वह केक खाया जिस पर रंग लगा हुआ था। इसे जारी रखो, अमर हथियार को अपने स्वामी को पहचानने दें और अपने जीवन के शिखर तक पहुँचें। धूपबत्ती के गुजर जाने के बाद 1 दर्जन या उससे अधिक लोगों के पीछे धीरे धीरे कोई प्रकट हुआ, और जैसे जैसे समय बीतता है अधिक से अधिक लोग आते हैं। हालांकि इन लोगों ने जादुई हथियार के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोग तो दर्जन भर या उससे अधिक शक्तिशाली महायान गुरुओं के करीब जाने की भी हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये ताकतवर लोग सभी कामों में व्यस्त थे और ऐसा लग रहा है जैसे वे टूटने के कगार पर हैं, मानो उनका धैर्य खत्म होने वाला है। यदि वे इन बलवान लोगों के पास जाकर उन्हें उकसाते तो संभवतः वे एक ही वार में धराशायी हो जाते। हर कोई दूर से देख रहा था और पहाड़ पर मौजूद जादुई कलाकृति पर चर्चा कर रहा था। पहाड़ पर स्थित अमर हथियार ने देखा कि अंततः अधिक लोग आ गए हैं और कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही उसने यह विचार किया, वह फिर रुक गया। 10 से अधिक लोगों के प्रयासों में बाधा डालना थोड़ा अनिच्छुक सा लगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करूंगा। तुमने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की है, मुझे तुम्हें सफल होने का एक मौका देना होगा। यदि यह अभी उड़ जाए तो ये कल्पना की जा सकती है कि ये 10 से अधिक लोग इतने क्रोधित हो जाएंगे कि उन्हें खून की उल्टियां होंगी और वे मर जाएंगे। आखिरकार हमने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की है और अब हम फॉर्मेशन को सक्रिय करने वाले हैं, लेकिन ये जादुई हथियार चला गया है और कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद 1 दर्जन से अधिक वृद्ध लोगों ने अंततः ये पता लगा लिया कि संरचना कंपास में कुछ असामान्य घटित हो रहा था। संरचना कंपास कंपन करने लगा। तभी एक सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी। ठीक है, आरव ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। इस समय अन्य वृद्ध लोगों के चेहरों पर भी उत्साहपूर्ण मुस्कान थी। कुछ लोग तो आकाश की ओर गर्जना भी चाहते थे। जल्दी करो, अमर हथियार अभी तक नहीं निकला है, इसे फंसाओ। कंपास मिलने के बाद बूढ़े लोगों ने उत्साह से कहा। वे उस क्षण को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे जब अमर हथियार को फंसाया जाएगा। आरव ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में गर्व की झलक दिखी। केवल वही इस संरचना को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए जब अमर हथियार फंस जाएगा
तो संभावना अधिक होगी कि अमर हथियार उसे अपने स्वामी के रूप में पहचान लेगा। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और भाषा बहुत अस्पष्ट और समझने में कठिन थी। अंततः उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और उसने अपनी पूरी ताकत से उसे उस ओर फेंका जहां जादुई हथियार था। संरचना कंपास ने तुरंत ही समय और स्थान को पार कर लिया और हवा में पहुंच गया जहां अमर हथियार था। फिर यह आकाश में तैरता है, घूमता है और कंपन करता है। भिनभिनाहट की आवाज दूर तक फैल गई। अंततः आकाश से प्रकाश की एक बेलनाकार किरण नीचे आई जो अमर हथियार को फंसाने का प्रयास कर रही थी। अमर हथियार ने अंततः इस क्षण की प्रतीक्षा की, संरचना को गिरते देखा और निर्णायक रूप से आगे नहीं बढ़ा। ऐसा महसूस हुआ कि चूंकि उन 10 से अधिक लोगों ने इतनी मेहनत की है, इसलिए उन्हें उनके श्रम के बाद कुछ खुशी दी जानी चाहिए। आखिरकार यह एक अमर हथियार है जिसके विशेष मूल्य हैं। प्रकाश की किरण नीचे की ओर आई और उसने शीघ्र ही अमर हथियार को घेर लिया। ये देखकर आरव ने मुट्ठी भींच ली और चिल्लाया, सफलता! ये सुनकर 1 दर्जन से अधिक वृद्धों ने जयकारा लगाया। उनके झुर्रियों वाले चेहरे उत्साह और रोमांच से भरे हुए थे। दूर स्थित अमर अस्त्र ने उनकी प्रसन्न मुस्कान को देखा और वह भी मुस्कुराया। इस श्रम के बाद का आनंद अलग है। देखो, उसकी मुस्कान कितनी चमकदार है। जियानकी को लगा कि उसने अच्छा काम किया है। ठीक है, अब मुझे काम पर लगना चाहिए। अमर हथियार मुस्कुराया और समय बर्बाद करना बंद कर दिया। बस इसे हल्के से आकाश की ओर लहराएं। बस इतना ही। क्लिक करें। आकाश में एक स्पष्ट आवाज गूंजी। आकाश में तैरते हुए कंपास ने एक धमाका किया। टुकड़े में नोचा हुआ प्रकाश की शंक्वाकार किरण भी अचानक विलुप्त हो गई। इस समय दूर खड़े होकर जयकार कर रहे बूढ़े लोगों और उत्साहित आरव ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया। तुरंत ही उनके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। जियानकी ने उनकी ओर देखा और क्षमा मांगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी खुशी में बाधा डालना चाहता हूं, बल्कि मेरा एक मिशन है। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। ये सोचकर जादुई हथियार को फिर से आगे की ओर लहराया गया। एक काली दरार दिखाई दी। अगले ही पल वह आरव और अन्य लोगों के सामने प्रकट हो गया। उसी समय उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। इस पल पूरी दुनिया हिलने लगी। आरव और अन्य लोगों के सामने दुनिया ढहती हुई प्रतीत हुई। मैं इतना थक गया हूं कि मैं जल्दी से 5 सितारा समीक्षा दे देता हूं। मैं दिन में 4 बार अपडेट नहीं कर सकता। इस शक्तिशाली ऊर्जा से सभी के आंतरिक अंग अस्त व्यस्त हो गए। क्यूई और रक्त मंथन कर रहे हैं। कुछ लोग जिनकी साधना मजबूत नहीं थी, उन्हें लगा कि उनके पैर कमजोर हो गए हैं और वे कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। अमर हथियार को अंततः पहले जैसी ही अनुभूति हुई और अंदर से एक ऐसी उत्तेजना महसूस हुई जो काफी समय से नहीं देखी गई थी। बिल्कुल नहीं, आंगन में वह केवल कोने में ही रहकर कांप सकता था। बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। बेशक इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि भारी मुनाफा हुआ। देखिए, जिस चोट को ठीक होने में 7 या 8 साल लगते, वह कुछ ही दिनों में 80% से 90% तक ठीक हो गई। अगर मैं ये बात दूसरों को बताऊं तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। चींटियों, तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूं? अगर ये 10,000 भी बेकार संरचनाएं हों, तो मैं उन सभी को एक तलवार से नष्ट कर सकता हूं। अमर हथियार की आवाज बहुत गहरी थी और वह जोर से बोलता था। जैसे ही इसकी आवाज निकली, ये लोगों के एक समूह के दिलों में घुस गई और उनकी आत्माओं को झकझोर दिया। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। केवल इस क्षण उसे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। ये जादुई हथियार बहुत शक्तिशाली है। अभी अमर जाल संरचना को सक्रिय करने में उन्हें काफी समय लगा। अब केवल एक बार से ये जादुई हथियार अमर जाल संरचना को नष्ट कर सकता है। ये बहुत शक्तिशाली है। अंतहीन दबाव महसूस करते हुए आरव के माथे पर पसीना आ गया। इस वक्त वे सजा का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें यकीन था कि अगर यह जादुई हथियार उन्हें मारना चाहेगा तो यह आसान होगा। तथापि अगले ही क्षण अमर अस्त्र ने अचानक अपना स्वर बदल दिया और कहा, मैं चींटियों को नहीं मारता। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस नश्वर संसार में इसलिए आया हूं ताकि एक ऐसे गुरु को ढूंढ सकूं जो मेरे साथ रहने के लिए नियत है। 1 महीने में मैं महाद्वीप के केंद्र में प्रकट होऊंगा। जिन लोगों का मेरे साथ होना तय है, मुझे उन्हें इस नश्वर संसार में सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं उन्हें अमर लोक में भी स्थान दे सकता हूं।
राजसी ढंग से तैयार की गई पंक्तियों को पूरा करने के बाद जियानकी आगे बढ़ने के लिए बहुत आलसी हो गया। शांतिपुर की विपरीत दिशा में उड़ते हुए इसकी गति बिजली की तरह तेज थी और एक झटके में ये क्षितिज तक पहुंच गया। जहां तक आरव और उसके समूह की बात है, वे इस समय अभी भी स्तब्ध थे। वे उस दिशा की ओर देखते रहे जिधर जादुई हथियार उड़ रहा था। यहीं पर महाद्वीप का केंद्र स्थित है। कुछ लोगों को लगा कि वे मर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें पता चला कि वे जिंदा हैं और जादुई हथियार ने उन्हें सचमुच ऐसी खबर दी है। एक पल के लिए तो वे कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। कुछ समय बाद अमर हथियार की आभा पूरी तरह से खोने के बाद लोगों का समूह धीरे धीरे अपने होश में आया। फिर अचानक हंगामा और तेज हो गया। यह आवाज तुरंत पूरी घाटी में फैल गई। बहुत शक्तिशाली। मुझे लगा कि मैं मर गया। वह ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे पैर कमजोर पड़ गए और मैं लगभग घुटनों के बल गिर गया। मेरी पैंट गीली है। लोगों के एक समूह ने अपनी दयनीय कहानियां सुनाई और आरव जैसे बूढ़ों ने भी इस समय भारी सांस छोड़ी। वे सब सोचते थे कि वे मर गए। आखिरकार उन्होंने जादुई हथियार को फंसाने और उसे उसके स्वामी को पहचानने के लिए एक संरचना का उपयोग करने के बारे में सोचा था। हालांकि जादुई हथियार ने न केवल उन्हें मार डाला, बल्कि ऐसी खबर भी प्रकट की जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। बेशक उन्हें अब भी यह अफसोस की बात लगी। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि यह संरचना इतनी असहनीय होगी। नहीं, ये गठन से संबंधित कोई समस्या नहीं है। ये संरचना वाकई बहुत शक्तिशाली थी। इसे सक्रिय करने के लिए उन्हें बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी जादुई हथियार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यह एक बात स्पष्ट करता है, ये जादुई हथियार इतना शक्तिशाली है कि यह अजेय है। भीड़ काफी देर तक हंगामा करती रही, अंततः शांत हुई। वे एक दूसरे को असमंजस में देखने लगे और फिर उनके मन में दुवानशान की खोज करने का विचार नहीं रहा, क्योंकि उनकी नज़र में जवाब सामने आ गया है। अब उन्हें केवल इस बात की चिंता है कि अमर अस्त्र की मान्यता किसे मिल सकती है। चलो वापस चलें और संप्रदाय को ये खबर बताएं। 1 महीने बाद पूरा संप्रदाय महाद्वीप के केंद्र की ओर जाएगा। ये सही है। यदि आप गलती से इस जादुई हथियार द्वारा चुने गए हैं तो आपका भविष्य आशाजनक होगा। अधिकाधिक लोग वहां से जाने लगे। बस एक पल, केवल आरव ही बचा था। अन्य शक्तिशाली महायान आचार्य भी चले गए। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, आरव बहुत निराश होकर जमीन पर बैठ गया। मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। मुझे लगता था कि इस नश्वर संसार में मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है और मुझे इस पर गर्व भी था। अब ये हास्यास्पद लगता है, ये सोचकर कि कैसे अमर हथियार ने अभी अभी केवल ऊर्जा उत्सर्जित की थी और वह इसका विरोध करने में असमर्थ था। उन्होंने महसूस किया कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, यदि कोई आपसे अधिक शक्तिशाली सामने आ जाए तो भी आपके पास घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने ये भी पता लगाया कि अमर तलवार की धार पर एक छोटा सा छेद था। इसका मतलब यह है कि अमर हथियार संभवतः अपनी सर्वोत्तम स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी यह अभी भी बहुत शक्तिशाली है। आरव ने एक तरफ देखा। मैं सैकड़ों सालों से अपने गृहनगर नहीं गया हूँ। मुझे नहीं पता कि वह शहर अब भी मौजूद है या नहीं। आरव की आंखों में उतार चढ़ाव भरे थे, मानो उसकी उम्र बहुत बढ़ गई हो। वह उठ खड़ा हुआ और शांतिपुर की ओर उड़ चला। वापस जाओ और देखो। शांतिपुर में एक प्रांगण के द्वार के सामने अचानक एक जगह की दरार दिखाई दी। एक सुनहरी तलवार उड़ी, फिर वह आंगन में उड़ गया। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, उसने पाया कि आंगन में मौजूद सभी बड़े लोग उसे घूर रहे थे। कुछ समय पहले ही इसने अपने अस्तित्व का एहसास पुनः प्राप्त किया था, लेकिन अब ये केवल पुनः काम सकता है। मालिकों, मैंने काम कर दिया है। उन नश्वर साधकों को नहीं आना चाहिए। अमर अस्त्र ने अपनी बगल में कांटे के साथ सूचना दी। इस समय चंद्राशोड ने कहा, तुम बुरे नहीं हो छोटे कूड़ेदान। तुम्हारे काम करने की क्षमता काफी अच्छी है। हालांकि तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। जब तुम आंगन में प्रवेश करो और बाहर निकलो तो मालिक को खुद को देखने मत देना। बस एक साधारण हथियार होने का नाटक करो, अन्यथा तुम्हारा छोटा सा आध्यात्मिक शरीर नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर अमर अस्त्र हिंसक रूप से कांप उठा। आत्मा नष्ट हो गई है।
क्या यह मार डालने वाली बात नहीं है? बॉस, मैं अगली बार अधिक ध्यान दूंगा। वह डर गया था। चॉपर ने कहा, ठीक है, बस इसे याद रखो। उसके बाद परिसर में शांति शुरू हो गई। अमर हथियार अभी भी कोने में दुबका हुआ काम रहा था। वह रसोई के चाकू की बात पर विचार कर रहा था। अगर तुम मुझे मेरी अमर शक्ति का इस्तेमाल करते हुए देखोगे तो क्या तुम मुझे मार दोगे? बिल्कुल नहीं। अब से मुझे खुद को एक सामान्य हथियार के रूप में छिपाना होगा। ये बहुत डरावना है। और कुछ ही देर बाद अमर हथियार वापस आ गया। इसी समय राघव मेहरा बाहर आया। इस समय वह साधारण कपड़े पहने हुए थे और हाथ में भांग की रस्सी पकड़े हुए थे। उसे हर दिन खाना बनाते समय बाहर जाकर लकड़ियां काटनी पड़ती थीं, क्योंकि लकड़ियां खत्म हो जाती थीं। राघव मेहरा अनिकासूरी से इस तरह का कठिन काम नहीं करवाएंगे। जब मैं जाऊं तो अनिकासूरी घर की देखभाल करें। जैसे ही राघव मेहरा बाहर आया, अमर अस्त्र ने उसकी ओर देखा। अगर उसने इसे न देखा होता तो भी ठीक था। राघव मेहरा को देखने के बाद उसे अचानक पता चला कि राघव मेहरा में अब ताओवाद के सिद्धांत नहीं रहे। राघव मेहरा कोने में गया और वह कुल्हाड़ी उठाना चाहता था जो उसने कुछ साल पहले शहर से खरीदी थी। लेकिन मैंने देखा कि इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल बहुत समय से नहीं हुआ था। न सिर्फ इसमें जंग लग गई थी, बल्कि इसकी छड़ी पर एक छोटा सा मशरूम हो गया था। वह कुछ अवाक रह गया। इसी समय उसकी नज़र अत्यंत तेज स्वर्ण तलवार पर पड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल करूंगा। सोने की तलवार उठाकर राघव मेहरा जंगल की ओर चल पड़ा। और इस समय शांतिपुर के ऊपर अचानक एक आकृति प्रकट हुई। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कुछ समय पहले का आरव था। उसने नीचे शहर की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैं सैकड़ों वर्षों से वहां नहीं गया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि शांतिपुर अभी भी वहां है और अधिक समृद्ध है। उसे अपना बचपन का घर याद है। ठीक उसी जंगल में जब राघव मेहरा सड़क से गुजरे तो कई लोगों ने उनका अभिवादन किया। मिस्टर मेहरा पुकारते रहे। श्री मेहरा नाम की उत्पत्ति 5 साल पहले हुई थी। उस समय राघव मेहरा इस शहर में बस गए थे। उस समय राघव मेहरा के पास कोई कौशल नहीं था, इसलिए यदि वह जीवित रहना चाहता था तो उसे केवल नौकरी ढूंढनी थी। वह कुछ भी नहीं जानता और कठिन परिश्रम करना चाहता है। 2 दिन बाद ही मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे संयोग से पता चला कि ये दुनिया साहित्य की बजाय सैन्य शक्ति को महत्व देती है, जिससे साहित्य कमज़ोर होता है। साहित्य का अध्ययन बहुत कम लोग करते हैं, जिससे साहित्य बहुत पिछड़ गया है। इसलिए राघव मेहरा शिक्षक बन गए क्योंकि उनके पास कुछ ज्ञान था और वे कविताएं कंठस्थ कर सकते थे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा निजी स्कूल खोला। इसलिए भले ही राघव मेहरा ने अब कोई स्थानीय स्कूल नहीं खोला, लेकिन शहरवासियों की नज़र में राघव मेहरा अभी भी एक शिक्षक थे। इसके अलावा उनका स्वभाव बहुत ही सुंदर है, जो इस उपाधि के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा हालांकि उनके शहर को दूरस्थ और गरीब कहा जा सकता है, फिर भी वहाँ कुछ सभ्य लोग हैं। उन्होंने राघव मेहरा द्वारा लिखी कविताएं सुनी थीं, जो बिल्कुल अद्भुत थीं। ये कहा जा सकता है कि इसका न तो कोई पूर्व उदाहरण है और न ही कोई उत्तराधिकारी। कुछ विद्वानों को राघव मेहरा को देखकर नतमस्तक होना पड़ा। उनमें से एक युवक शहर के अंत में बाहर आया। युवक एक बैग लेकर चल रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके पीछे एक साधारण मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिला ने उसे बाहर जाते हुए देखा। वह युवक लगभग 17-18 वर्ष का था, काफी सुंदर था तथा उसका स्वभाव विद्वान जैसा था। ज्ञान प्रकाश भी शांतिपुर छोड़ते समय राघव मेहरा को अलविदा कहना चाहते थे। आखिरकार उनके लिए तो राघव मेहरा ही उनके साहित्यिक ज्ञान गुरु थे। जैसे ही वह बाहर गया, उसने राघव मेहरा को देखा और उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। नमस्ते सर, ज्ञान प्रकाश ने एक विद्वान का अभिवादन किया। राघव मेहरा ज्ञान प्रकाश से बहुत परिचित थे और पहले भी जब भी वह खाली होते थे तो दूसरा पक्ष उनसे मिलने आता था। विशेषकर जब किसी ने कोई कविता लिखी हो या कोई शैक्षणिक प्रश्न हो तो वे मेरे पास आते हैं। जिमो, तुम कहाँ जा रहे हो? राघव मेहरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज्ञान प्रकाश कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके माता पिता बोल पड़े, श्री मेहरा, हमने गुआंगडोंग शहर में सुना है कि शुशन इमोर्टल एकेडमी से कोई जल्द ही शिष्यों की भर्ती करने वाला है, इसलिए जिमो जाना चाहता है और कोशिश करना चाहता है। शुशन परी मंदिर, ये विश्व की शीर्ष शक्तियों में से एक है। ये बल अन्य बलों से भिन्न है।
यह न तो कोई संप्रदाय है, न ही कोई देश, लेकिन यह एक कॉलेज है। यह अभी भी एक अकादमी है जो लोगों को साहित्य के बारे में सिखाती है। राघव मेहरा मुस्कुराए और प्रोत्साहित करते हुए बोले, यह अच्छी बात है। जीमो को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अमर बनने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान प्रकाश ने गंभीरता से सिर हिलाया। राघव मेहरा ने कुछ देर तक ज्ञान प्रकाश से बातचीत की और फिर चले गए। जाने से पहले उन्होंने ज्ञान प्रकाश को एक विदाई कविता भी दी। ज्ञान प्रकाश वहीं मुँह खड़े राघव मेहरा के सुंदर और सहज व्यक्तित्व को देखते रहे। उन्होंने वह कविता दोहराई जो राघव मेहरा ने अभी अभी सुनाई थी। जवानी में घर छोड़ना और बुढ़ापे में लौटना, मेरा उच्चारण तो नहीं बदला है, लेकिन मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। बच्चे एक दूसरे को जाने बिना एक दूसरे से मिलते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए अतिथि से पूछा कि वह कहाँ से आए हैं। इसे पढ़ें। उसे केवल यही महसूस हुआ कि उसका ज्ञान उदात्त हो गया है। उसके शरीर में अनंत श्रद्धा भर गई। उन्होंने राघव मेहरा की घटती हुई आकृति को देखा और गहराई से झुके। मिस्टर मेहरा, यदि आपने इस बात पर जोर न दिया होता कि आप सिर्फ एक नश्वर हैं, तो मैं सोचता कि आप एक निर्वासित अमर व्यक्ति हैं। ज्ञान प्रकाश बुदबुदाया। इसके बाद वह तैयार हुआ और अपने माता पिता को भावभीनी विदाई दी, जो दृढ़ होने का दिखावा कर रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं और आंखों में आंसू थे। एक दिशा में चलें, माँ और पिताजी, मैं सफल होऊंगा। मैं आपको भविष्य में एक अच्छा जीवन जीने दूंगा। ये घर छोड़ने वाले हर बच्चे का सपना और लक्ष्य हो सकता है। हालांकि कई लोग इसे पूरा नहीं कर पाए, फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो इसमें लगे रहे। राघव मेहरा जंगल में प्रवेश कर गया। कुछ सूखे पेड़ों की तलाश करें। हरी लकड़ियों को अभी धूप में सुखाना है। उनके पास जलाऊ लकड़ी खत्म हो गई है, इसलिए उन्हें कुछ सूखी लकड़ियां काटनी होंगी। थोड़ी देर खोजने के बाद राघव मेहरा जंगल के बीच में पहुंच गया। उसे एक सूखा पेड़ मिला और उसने अपनी तेज सुनहरी तलवार से पेड़ को आगे पीछे काटना शुरू कर दिया। 1, 2। इस समय अमर अस्त्र आंसू में डूबा हुआ था। जब से यह आत्मा के रूप में पैदा हुआ है, इसने कभी भी इतना निराशाजनक कार्य नहीं किया है। लेकिन दिव्य हथियार बनने का मौका पाने के लिए उसे केवल अपने आंसू ही निगलने होंगे। अच्छा, किसी ने इसे नहीं देखा। यदि कोई इसे देख लेता तो संभवतः यह अपना सिर किसी पेड़ से टकराकर अपनी दयनीय जिंदगी समाप्त कर लेता। राघव मेहरा को पहले इसकी आदत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अधिक काटना शुरू किया, उन्हें यह बहुत आसान लगने लगा। यह उल्लेखनीय है कि यह तलवार वास्तव में तेज है। कुल्हाड़ी से भी तेज गति से उसने एक पेड़ को क्षण भर में काट डाला। इस साधक द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार वास्तव में शक्तिशाली हैं। राघव मेहरा ने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है कि यह कोई बुरी बात नहीं है कि इस तलवार को स्पिरिट स्टोन के बदले नहीं बेचा जा सकता। भविष्य में इसका इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए करना अच्छा रहेगा। जैसे ही राघव मेहरा लकड़ी काटने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, कुछ ही दूरी पर एक लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी उसकी ओर आ रहा था। वह बूढ़ा आदमी आरव था। इस समय आरव एक साधारण व्यक्ति की तरह धीरे धीरे चलते हुए आसपास के वातावरण को देखते हुए अपना पिछला पता ढूंढ रहा था। बहुत समय बीत चुका है और वह घर जिसमें वह रहता था अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उन्हें बस कुछ शेष निशान मिलने की उम्मीद थी। इसका प्रमाण है कि वह यहाँ रहता था। चलते चलते उसे अंततः एक पत्थर की दीवार का आधा हिस्सा दिखाई दिया जो अभी भी खड़ा था। यह उसके पूर्व यार्ड की पत्थर की दीवार है। इसका निर्माण स्वयं उनके पिता ने किया था और वे इसमें मदद करने के लिए वहां मौजूद थे। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे दिल में एक गर्म भावना बहती है। उसके मुंह के कोने सिकुड़ने से बच नहीं सके। मेरे माता पिता कई वर्षों से मर चुके हैं। वह बहुत बूढ़ा भी है, लेकिन यहाँ आकर वह अभी भी बच्चे जैसा महसूस करता है। वे खूबसूरत साल थे। वह जानबूझकर मुस्कुराया और अचानक उसे लगा कि उसने अपने दिल में कुछ पकड़ लिया है। मेरा दांव हृदय ऊंचा हो गया है। इस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो बाधा उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, वह दूर हो गई है। जब तक वह कुछ समय तक गंभीरता से अभ्यास करता रहेगा, उसकी साधना उच्चतर स्तर तक पहुंच सकेगी। इस क्षण अंततः उसे समझ आ गया। इसलिए अपने मन को विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोचता था कि परिश्रमपूर्वक अभ्यास ही सफलता का एकमात्र रास्ता है, लेकिन मैं शुरू से ही गलत था।
वह एक चट्टान पर बैठ गया, अपना सिर हिलाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आह भरी। सामने के दृश्य को देखते हुए वह समय की एक धूपबत्ती के बाद उठ खड़ा हुआ। माँ और पिताजी, अब मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। आरव ने गहरी सांस ली और शहर में फिर से जाकर देखने का निर्णय लिया। लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं गया। उसके कदम अचानक फिर रुक गए। इस क्षण उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ भयानक देख लिया हो। यह क्या, मैं चकित हूँ। आरव एक मिट्टी की मूर्ति में बदल गया है। उसने पलकें झपकाईं और फिर गंभीरता से सामने की ओर देखा। लेकिन मैंने जो देखा वह अभी भी एक सज्जन व्यक्ति था जो लकड़ी काट रहा था। वह ऐसा उस आदमी के कारण नहीं था, बल्कि उस आदमी के हाथ में तलवार होने के कारण था। क्या वह तलवार वही अमर अस्त्र नहीं है जिसने अपनी आभा उत्सर्जित करके स्वर्ग और पृथ्वी में परिवर्तन कर दिया था? वह वास्तव में जादुई हथियार से लकड़ी काट रहा था। यह मेरे पास मूल रूप से पढ़ने वाला विदाई दृश्य नहीं था, लेकिन अचानक प्रेरणा मेरे मन में आई और चूंकि आज मुझे स्कूल जाना है, इसलिए मैंने ये कथानक लिखने का फैसला किया। वैसे मैं ये भी बता दूं कि भविष्य में ज्ञान प्रकाश एक बड़े आदमी को, जिसे कविता से प्यार है, नायक के पास लाएंगे। बेशक ये बड़ा आदमी कल्पना का भी माहिर है।